देवदारू। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध देवदारू के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जी एक रसमर्मज्ञ थे, जहाँ कहीं भी इन्होंने सुंदरता के दर्शन हुए इन्हें या सौंदर्य की अनुभूति इन्हें हुई, वहीं उनका हृदय रमने लगता है, रीझ जाता है और उस अनुभूति को वे अपने निबंधों में ढाल करके प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे मन को भीतर तक प्रभावित करता है। ये इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। जहाँ कहीं भी सौंदर्य इन्हें दिखाई देता है तो ये उस पर रीझ जाते हैं। इनकी जो शैली है गवेषणात्मक है और इनकी जो लेखन शैली है उसमें विवेचना हमें दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल की शैली में यहाँ गुंफन है, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो शैली है उसमें विशब्द जो है व्यापकता के दर्शन हमें होते हैं। आगे आप देखिए कि उन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक शोधपरक शैली अपनाई है, तो निबंधों में भी वो प्रभाव हमें दिखाई देता है। उनकी लेखनी से रस की अखंड स्रोतस्विनी बहने लगती है और उनकी रचनाओं में हमें एक प्रकार की जो है वैविध्य के दर्शन होते हैं। एक प्रकार की जो विशेषताएं होनी चाहिए निबंध लेखन में, वो सब कुछ हमें उसमें पाई जाती हैं। उनके निबंध अत्यंत प्रासंगिक भी बन पड़े हैं, क्योंकि उसमें मानवीय चेतना, अतीत के प्रसंगों को भी उन्होंने वर्तमान के साथ में उस युग बोध के साथ या उस युग चेतना के साथ में समन्वय करके उन निबंधों को, उनकी जो विषय वस्तु है उसे प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी का जो गद्य लेखन की जो शैली है वो अपने ढंग की है, अत्यंत विशिष्ट है। जहाँ उनमें एक और पांडित्य का हमें झलक मिलती है, शास्त्र ज्ञान की झलक मिलती है, वहीं दूसरी ओर उनके निबंधों में हमें सहृदय कवि की संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। संस्कृत के विद्वान होने के कारण इनके समस्त लेखन में, जो गद्य लेखन इनका है उसमें समस्त पदावली में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हमें मिलता है, दिखाई देता है। और कई स्थानों पर जब हम इनकी भाषा शैली की बात करें तो उसमें फक्कड़पन, मस्त मिजाजी और बिल्कुल सहजता और सरलता उस शैली में हमें दिखाई देती है। अगर हम जब उनके निबंधों के बीच से गुजरते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की एक विशिष्ट शैली है। वस्तुतः द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में और हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंधकारों में एक विशिष्ट महत्व रखते हैं। वे संस्कृत के कांड जो है पंडित थे और अपने इस चिंतन और वैदुष्य को उन्होंने अपने निबंधों में बड़ी आत्मीयता के साथ में व्यक्त किया है, अपनी अनुभूतियों को बड़ी आत्मीयता के साथ में बांटा है। और उनका इतिहास और संस्कृत बोध बहुत विराट, व्यापक और समन्वयकारी है। आप देखिए कि उनके उपन्यासों तथा निबंधों में उनकी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक दृष्टि के जो व्यापकता है उसके हमें दर्शन होते हैं। उनका निबंध देवदारू एक ललित निबंध है, जिसमें उनका संस्कृत निष्ठ शब्दावली, संस्कृति के प्रति प्रेम, इतिहास बोध, अभिव्यक्ति की परिनिष्ठता और शैली में जो है उत्कृष्टता, सहजता, एक सहज प्रवाह, जैसे एक नदी की धारा बहती कल कल करती, उस प्रकार का वो लालित्य उनके इस निबंध में हमें दिखाई देता है जब हम देवदारू निबंध को पढ़ते हैं। निबंध के केंद्र में देवदारू का वृक्ष है और उस देवदारू वृक्ष की विशेषताओं के सहारे उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं
उसके गुण और उसे जो है बड़े सुंदर तरीके से इस निबंध में आत्मीय भाव के साथ पिरो करके प्रस्तुत किया है। और भारतीय संस्कृति के कतिपय आधारभूत गुणों का भी उसमें हमें जो है आख्यान दिखाई पड़ता है। वो एक प्रकार से उसकी कथा कहते हुए हमें दिखाई देते हैं देवदारू निबंध में। देवदारू की निबंध जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमें भारतीय संस्कृति की झलक और उसके गुणों का की भी जो है समझने की हमें उसमें दिखाई देता है, समझ हमें दिखाई देती है। उसके अंदर वो समझने की हमारी जो दृष्टि है वो विकसित होती है कि किस प्रकार से हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अति विशिष्ट है। तो वो देवदारू जो निबंध है उसमें द्विवेदी जी जो है बड़ी सरलता के साथ में, बड़ी आत्मीय भाव के साथ उसको व्याख्यायित करते हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए कि द्विवेदी जी ने देवदारू निबंध में देवदारू की विशेषताओं के बहाने भारतीय जीवन की और संस्कृति की मूलभूत जो है मूल्यवत्ता, जीवन मूल्यों, संस्कृति का जो वैशिष्ट्य है, भारतीय संस्कृति के जो गुण हैं उनको स्थापित इस निबंध के माध्यम से किया है, उसको प्रस्तुत किया है। जैसे कि देवदारू आगे वो इसमें बताया है कि देवदारू जो है प्रतीक है शिव के अवधूत और कल्याणकारी रूप का। देवदारू एक तरह से हमारे सामने प्रस्तुत होता है भारतीय मनीषा की उदारता और निष्प्रहता का। तो जैसे जैसे हम इस निबंध के बीच से गुजरते हैं या उसकी को पढ़ते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें जो हैं, सारी बातें हमारी मन में प्रविष्ट होती है, हमारे मानस को एक तरह से झंकृत करती है। देवदारू के बहाने वे इस निबंध में हमारे पूरे जीवन की खूबियों और कमजोरियां, जो मनुष्य के अंदर खूबियां भी होती हैं तो कमजोरियां भी है, दोनों का समन्वय उसमें पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है, उसको बड़ी सुंदर तरीके से वो उसकी पड़ताल करते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। मानव मन की जो कमजोरियां हैं और मानव मन की जो क्या है खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, दोनों की, और बड़े रोचक तरीके से इन सबको वो हमारे समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं। ये सबसे बड़ी बात इस निबंध के अंदर है। पूरे निबंध की भाषा की जो लयात्मकता है ना, जो प्रभावशीलता है, जो ललित निबंधों की विशेषता होती है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है इनके निबंध में। समस्तिक पदों की योजना के साथ में देखिए आप मुक्त, हल्के फुल्के, व्यंग परिपूर्ण जो है शब्द भी इसमें का प्रयोग भी इन्होंने किया है। मतलब नई नई बातें का ये इसमें प्रयोग किया भाषा की दृष्टि से। भाषा शैली इनकी बड़ी विशिष्ट प्रकार की कि नई अर्थव्याप्तियाँ जैसे अलग अर्थात अलग, यानी जो न लगे। आगे इस निबंध के अंदर हम पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। फिर एक वाक्य देखिए आपकी, गांव में भूत लगते मैंने देखा है और भूत भागते भी देखा है। दोनों प्रकार, मतलब एक प्रकार का व्यंग्य इसमें उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कथा। ऐसी उक्तियों से अनेक प्रकार की जो है उक्तियाँ झड़ती भी हमें प्रतीत होती है इस निबंध के भीतर। और जैसे ये निबंध हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कल कल झरना जो है शब्दों का, वाक्य विन्यास देखिए आप, बड़ा सुंदर तरीके, संस्कृत शब्दावली, लेकिन उसके अंदर वो सारी बातें, सारी विशेषताएं पाई जाती है कि एक जो किसी विशिष्ट भाषा में होनी चाहिए, संपूर्ण उनका पांडित्यपूर्ण जो है संस्कृत शब्दावली, संस्कृत निष्ठ शब्दावली, लेकिन बहुत ही सरल और मन को छूने वाली। तो ये जो है एक प्रकार की विशेषता हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध देवदारू में हमें दिखाई देती है। तो इस दृष्टि से देवदारू का जो वृक्ष है वो अत्यंत विशिष्ट और उसकी विशेषताओं के साथ में भारतीय संस्कृति की जो उसकी जो मूल जो है विशेषताएं हैं और भारतीय संस्कृति क्यों विशिष्ट है, ये सब बातों को हम समझ पाते हैं। देखिए निबंध की शुरुआत कैसे होती है कि पता नहीं किसने पेड़ का नाम देवदारू रख दिया। नाम निश्चय ही पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना, सीधा ऊपर की ओर उठता हुआ आप देखिए, और इतना ऊपर की पास वाली चोटी के भीतर भी उड़ जाता है देवदारू।
सीधे ऊपर की ओर उठता है और इतना ऊपर कि पास वाली चोटी के भी ऊपर उड़ जाता है, एकदम ध्रुवलोक को भेद करने की लालसा से। नीचे शाखाएं मृत्य लोक को अभिदान देने की मुद्रा में फैलती जाती। देखिए वर्णन देखिए आप इनका, देवदारू वृक्ष का वो करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद, और कहते हैं आगे देखिए, मानो कह रही है भय नहीं हूँ जो मैं हूँ। मतलब इतना ऊंचाई की शिखर को छूने वाला, और नीचे की तरफ देखो तो सीधा वो मृत्य लोक को छूने वाला, इतना विशालकाय देवदारू वृक्ष है जो अति विशिष्ट है। और प्रत्येक शाखा की झबरीली टहनियाँ कटीले पत्तों को लहरदार छंदों की वितान तानती है कि जैसे छाया चेरी सी अनुगमन करती है। मतलब कटीले पत्तों के साथ लहरदार जो उसकी जो पत्तियाँ इतनी सघन हैं कि वो एक वितान सा तान देती है, और वहाँ पर जो छाया उसकी चेरी बन करके वहाँ पर उपस्थित होती है। जिस आचार्य ने परिपाटी विहित शिष्ट जनानुमोदित सज्जा को छाया का नाम दिया, वह जरूर उस पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ था। मतलब किसने भी छाया नाम दिया, जरूर उस पेड़ की उस शोभा से प्रभावित होकर उसने ये नाम अवश्य दिया होगा। अब आगे देखिए, पेड़ क्या है, किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। अब देखिए भाषा जब आगे बढ़ती है, या वाक्य विन्यास जो देखिए द्विवेदी जी का इस निबंध में, धरित के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ कि विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद। कैसी शान है गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग की अभिभूत करने की, कैसी स्पर्धा है प्राण के आवेग की, कैसे उल्लास कर। मतलब पेड़ क्या है, एक प्रकार से साक्षात वहाँ पर एक मूर्तिमान, कोई कवि के चित्त जो है मूर्तिमान हो उठा हो, या छंद की स्वर लहरियाँ वहाँ पर गुंजायमान हो उठी हो, ऐसा यहाँ पर कवि वर्णन करता है।